हेलो बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बच्चों स्वस्थ होंगे। तो बच्चों हमारा क्या चल रहा था बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.6 चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों? प्रैक्टिस सेट 2.6। प्रैक्टिस सेट 2.6 में क्या कर रहे थे बच्चों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6 में टोटल हमारे कितने सम हो गए थे बच्चों? 4 सम हो गए थे। बाकी के कितने थे? 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th वाला क्या है बच्चों? आपका एक्टिविटी है। बाकी ये जो 4 कितने, 1 2 3 4 5 सम टोटल कितने हैं बच्चों? टोटल 5 सम है जो कि सॉल्व करना है। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे से हमारा 4 सम हुए थे, 5th सम से हम शुरू करते हैं। 5th सम क्या है बच्चों? 5th सम मैं एक बार रीड कर देता हूँ, फिर लिखना शुरू करता हूँ कि क्या है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें क्या निकालना है, उस तरीके से कंसेप्ट में जाते हैं। तो बच्चों 5th सम क्या है? सुयास स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। मतलब कि एक सुयास नाम का लड़का है जो कि उसके पहले टेस्ट में कुछ मार्क्स आए होंगे, लेकिन उसका जो सेकेंड टेस्ट हुआ था दूसरे टेस्ट में उसका उसका मतलब कि उसका जो मार्क्स आया है 10 मार्क्स ज्यादा है पहले टेस्ट में। अगर पहले टेस्ट में अगर उसको 10 मिला था तो सेकेंड टेस्ट में कितना मिला है बच्चों? 20। मतलब पहले टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा मिले। कितने मिले बच्चों? 10 मार्क्स ज्यादा मिले। फिर उसके बाद क्या बोला गया है? 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। जो सेकेंड टेस्ट है उसका 5 टाइम्स लूंगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा। इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब क्या? पहले टेस्ट का उसका स्क्वायर रहेगा। फाइंड इज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। मुझे क्या निकालना है बच्चों? उसने पहले टेस्ट में कितना मार्क्स पाया था। सुयास के फर्स्ट टेस्ट में उसने कितना मार्क्स पाया था। और यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू दी गई है बच्चों? सेकेंड टेस्ट के बारे में दिया गया है। मुझे कौन सा टेस्ट नहीं बताया गया है? फर्स्ट टेस्ट। तो क्या निकालना है? फर्स्ट टेस्ट। जो निकालना रहता है उसको क्या लेते हैं बच्चों? एक्स लेते हैं। तो क्या लेंगे यहाँ पे? एक्स। लेट सुयास स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स मार्क्स। क्या लेंगे बच्चों? कौन सा सम है ये हमारा बच्चों? 5th सम। यहाँ पे थोड़ा ब्लर रहेगा बच्चों, देख लेना, मैं रीड करके स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो उस हिसाब से लिखना, क्योंकि सम बड़े हैं तो थोड़ा स्पेस भी लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखता हूं तो ज्यादा, मतलब कि कई लोग अगर इतने में चाहे ये दोनों में भी सम कर लेते, लेकिन मेरा 3 हो जाता है, 3 हाफ ऑफ पार्ट लेना पड़ता है बच्चों। तो बच्चों क्या आ जाएगा? लेट सुयास, क्या नाम है बच्चों? सुयास। लेट सुयास स्कोर in first test. Let Suyas score in first test. B X marks. MARKS X marks। मतलब क्या बच्चों? सुयास ने अपने पहले टेस्ट में कितना मार्क्स पाया था? X मार्क्स। फिर सेकंड टेस्ट में कितना है बच्चों? उसमें 10 ज्यादा है, मतलब उसने कितना मेहनत किया कि 10 और मार्क्स लाए सेकंड टेस्ट में। फिर क्या दिया गया है? सुयास स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट। सुयास, या ही लिख दो, ही लिखोगे तो भी चलेगा, सुयास लिखोगे तो भी चलेगा। ही स्कोर इन सेकेंड टेस्ट या सुयास स्कोर इन सेकेंड टेस्ट। सुयास स्कोर इन सेकेंड टेस्ट इज इक्वल्स टू, किससे स्कोर किया गया है बच्चों? पहले में से, और कितना आया है उसका? 10 प्लस हुआ है, मोर देन फर्स्ट। मोर देन फर्स्ट कितना हुआ है? 10। ये क्या है? मार्क्स है, MARKS। ये क्या है बच्चों? मार्क्स है। कितना सेकेंड टेस्ट का? x प्लस 10 है। फिर क्या बोला गया है? 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ये मुझे कंडीशन दिया गया है, तो मैं क्या लिखता हूं बच्चों? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो मुझे कंडीशन देकर आया है उसके मुताबिक जो मेरा सम होगा वह कैसे होगा? 5 टाइम्स बोला गया है। किसका बोला गया है बच्चों? 5 टाइम्स सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट की वैल्यू क्या है? x प्लस 10।
इज का मतलब होता है इक्वल टू, इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स सेकेंड टेस्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर करूंगा तो फर्स्ट टेस्ट की मतलब फर्स्ट टेस्ट में कितना आया था, एक्स आया था, उसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट मतलब ये मेरा कंडीशन क्या दिया गया क्वेश्चन, 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, ये होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स क्या है, फर्स्ट टेस्ट में कितना मार्क्स आता है, वह मेरा एक्स है। सॉल्व करेंगे बच्चों, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 10 प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आप बड़े हो गए हो तो मैं ये साइड इसको यहाँ लाऊंगा, यहाँ पे जीरो करूंगा तो डायरेक्ट ऐसे करता हूँ। एक्स स्क्वायर यहीं पर है, एज इट इज एक्स स्क्वायर लिखा। 5x को ये साइड लाऊंगा, क्या हो जाएगा बच्चों, -5x। 50 को ये साइड लाऊंगा इज इक्वल टू के, क्या हो जाएगा बच्चों, -50। बचेगा क्या हो, ये साइड जीरो। डायरेक्ट एक स्टेप हटा के किया हो बच्चों, इसको ये साइड लाता है, यहाँ पे जीरो लिखता है, फिर देयरफॉर लाके ये वाले टर्म को ये साइड लिखता है, जीरो को ये साइड लिखता है। तो डायरेक्ट एक स्टेप हटा के मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर एज इट इज। 5x को यहाँ पे लाऊंगा -5x और 50 को यहाँ पे लाऊंगा तो -50 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। क्या बचेगा बच्चों, जीरो। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, 50 का फैक्टर, -50 का फैक्टराइजेशन। टेबल बोलो बच्चों, प्लस माइनस करके -5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो 50 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा टेबल है, 10 5 जा 10 5 जा 50। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो बड़े वाले नंबर को क्या मिल जाता है, माइनस। यहाँ पे क्या है, माइनस। माइनस कब आता है मल्टीप्लाई में, माइनस कब आता है बच्चों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में माइनस तब आता है जब एक साइन माइनस हो या दूसरा प्लस हो, मतलब डिफरेंट साइन। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये मिडल टर्म को इससे रिप्लेस करूंगा, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 5x -50 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर -10x प्लस 5x -50 इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इसमें से क्या कॉमन लूं बच्चों, x को कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, x -10। इसमें से क्या कॉमन लूंगा बच्चों, 5 लूंगा, प्लस 5 कॉमन लिया, बचा क्या बच्चों, x -10 इज इक्वल टू जीरो। दो, जो दो बार होता है उसको एक बार लिखते हैं, जो दो बार होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो x -10 एक बार लिखा, और बचा क्या बच्चों, x + 5, x + 5। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2.6 पे आ गया, मतलब फैक्टराइजेशन आना तो सीधी सी बात है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, एक x -10 और एक x + 5 मल्टीप्लाई होके जीरो आ रहा है, मतलब कि ये दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो है, तो दोनों को इक्वल टू जीरो करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, x -10 इज इक्वल टू जीरो और x + 5 इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, -10 ये साइड जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, +10, और x इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -5। लेकिन ये तो सुयास क्या था बच्चों, मार्क्स था। मार्क्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, कुछ कुछ टर्म में नेगेटिव होता है, वे आगे होता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड आपका है, 10th स्टैंडर्ड में नेगेटिव मार्क्स नहीं होते। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आगे आगे आप कहोगे कि कई कई बार मार्क्स नेगेटिव में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव मार्क्स लेना है, क्योंकि मार्क्स नेगेटिव में होता नहीं है कभी भी। तो बच्चों x इज इक्वल टू 10 लूंगा और x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -5 लूंगा, तो इसे क्या लिखूंगा, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -5। रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज marks cannot be negative, marks cannot be negative, रीजन दो। therefore x इज इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू क्या है बच्चों, 10 है। यहाँ पे दो वैल्यू आ गए, लेकिन x की दो वैल्यू आई है, एक 10 एक -5। मुझे क्या था, मेरा वैल्यू मार्क्स चाहिए था, मार्क्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव नहीं, तो therefore x इज नॉट इक्वल टू -5 बिकॉज मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। therefore x इज इक्वल टू 10। मतलब क्या बच्चों, x की मतलब क्या होता है, x मतलब होता है इसके सुयास ने जो स्कोर किया किसमें, फर्स्ट टेस्ट में, तो मुझे यही निकालना था। फाइनल आंसर आपका क्या लिखोगे बच्चों, सुयास स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, सुयास स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट
इज 10 मार्क्स। कितना स्कोर किए थे बच्चों? 10 मार्क्स। सुयाश स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज 10 मार्क्स। ये आपका क्या है बच्चों? फर्स्ट सम हो गया। फर्स्ट सम क्या करना था? लेट लेके पहले फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स को x मार्क्स से लेना था। सुयाश स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट भी x मार्क्स, सेकेंड टेस्ट में क्या था बच्चों? x+10। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से सम सॉल्व किया, x की वैल्यू 10 आई, मतलब सुयाश ने कितना स्कोर किया था? 10 मार्क्स किया था। कौन से? अपने फर्स्ट सम में किया था। तो बच्चों यहीं से कंटिन्यू करता हूं नेक्स्ट वाला सम। कौन सा सम? ये फिफ्थ सम था। यहीं से कंटिन्यू करता हूं अपना सिक्स सम। एक बार पढ़ते बच्चों क्या है। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट। मतलब एक मिस्टर कसम है नाम के एक आदमी है जो कि बिजनेस करते। किसका? अर्थन पॉट, मतलब पोट्स बनाने का, मतलब घड़ा बनाने का, मतलब मटका बनाने का बिजनेस करते थे। ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पोट्स ऑन डेली बेसिस। ये क्या करते थे बच्चों? डेली मतलब पॉट्स बनाते थे, मतलब घड़ा बनाते थे। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोट्स, एक पोर्ट शो बनाते में कितना पैसा खर्चा होता था? इस 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। 40 प्लस 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब होता मल्टीप्लाई। क्या? नंबर ऑफ पोर्ट्स, मतलब वे दिन भर में जितना, जैसे 10 15 20 दिन भर में 15 पोर्ट्स बनाते थे, तो 10 टाइम्स मतलब 10 मल्टीप्लाई में 15 होगा। इसका मतलब ही मेक्स इन वन डे। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स पर डे इज 600, मतलब कि दिन भर में जितने भी पोट्स बनाते थे बच्चों, जितना भी घड़ा बनाते थे, दिन भर का टोटल कॉस्ट कितना होता था? 600। तो बच्चों टोटल कितना कॉस्ट होता था? 600। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। इसमें प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट मुझे दिया गया है 40 मोर देन 10 टाइम्स। क्या नहीं दिया गया है? नंबर ऑफ पॉट्स नहीं दिया गया है। प्रोडक्शन कॉस्ट तो दिया गया है बच्चों, लेकिन एक्स के टर्म में दिया गया है, किसी के टर्म में दिया गया है, लेकिन मुझे क्या नहीं दिया गया है? नंबर ऑफ पॉट्स। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे? नंबर ऑफ पॉट्स लूंगा। लेट डायरेक्ट लिखो बच्चों, लेट द नंबर ऑफ पोर्ट्स बी x। या फिर नहीं तो बच्चों बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे लेट मिस्टर कसम मेक्स अ पोर्ट्स इन वन डे बी x। या फिर लेट नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक्स का मतलब होता है बच्चों जो मिस्टर कसम ने बना। लेट्स नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स बी x। कितना लिया है बच्चों? x। फिर क्या दिया गया है उसमें? प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट दिया गया है। क्या दिया है बच्चों? प्रोडक्शन किसका? पॉट्स का। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स का मतलब होता है बच्चों ये पॉट्स को बनाने में कितना पैसा खर्चा होता था। उसमें क्या दिया है बच्चों? मोर देन 40। मोर देन 40 का मतलब होता है प्लस मोर देन 40, मतलब 40 से प्लस है इज मोर देन 40 और 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स कितना था बच्चों? x था। उसका क्या करना है बच्चों? 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय x। ये क्या है बच्चों? रुपीस है। क्या है? रुपीस। यही है ना बच्चों? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स क्या है? 10x प्लस 40 रुपीस है। अब क्या बोला गया है बच्चों? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज इक्वल्स टू 600। मतलब कि जितना वे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लिख देते हैं ये भी, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉट्स इन वन डे इज 600 रुपीज। 600 रुपीज। मतलब क्या बच्चों?
टोटल कॉस्ट ऑफ पॉट्स इन वन डे, जितना भी पॉट्स बनाते थे उसका टोटल पैसा कितना होता था बच्चों, 600 रुपीज। मुझे निकालना क्या था, एक पॉट का पैसा निकालना है और कितने पॉट्स वे एक दिन में बनाते हैं ये निकालना है। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं दिन में कितना पॉट्स बना, 10 पॉट्स बना रहा हूं। कितना बना रहा हूं बच्चों, 10 पॉट्स बना रहा हूं, 10 पॉट्स बना रहा हूं। और ये जो पॉट्स का, एक पॉट्स का अगर प्राइस मैं पकड़ता हूं किसका बच्चों, 50 रुपीज एक पॉट्स का। एक घड़े की प्राइस में कितना ले रहा हूं बच्चों, 50 रुपीज। उस हिसाब से 10 पॉट्स का कितना हो जाएगा, क्या करूंगा बच्चों, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 करूंगा। क्यों, अगर एक का 50 रुपए हो रहा है तो 10 का कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करता हूं ना, यही होगा ना। मम्मी नहीं बोलती कि अगर मुझे 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट चाहिए, 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, एक पैकेट का प्राइस है 5 रुपीज, तो 10 पैकेट्स का कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो 10 5 जा 50। वैसे ही यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 50 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 500, मतलब 500 रुपीज हो जाएगा। कब हो रहा है कि मैंने कितना बनाया इनटू नंबर, मतलब कि कितना एक का कॉस्ट है। तो वही यही सेम पर है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है, जितना बनाया हुआ कितना है, एक्स है, और एक का कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ईच पॉट। यहाँ पे डाल दो बच्चों प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। ईच पॉट से मतलब होता है एक पॉट का प्रोडक्शन कितना लग रहा है, 10x + 40, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा इज इक्वल टू 600 हो जाएगा ना बच्चों। अगर मैं 10 बना रहा हूं और एक का कितना लग रहा है, 50 रुपए, तो टोटल जो होगा वो टोटल प्राइस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पॉट्स कितना है, एक्स है, मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा, ये प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, एक कॉस्ट का प्राइस क्या है, 10x + 40, एक पॉट्स का प्राइस है, कितना इक्वल हो रहा है, कितना आ रहा है टोटल, 600 एक्स नंबर ऑफ पॉट्स, ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वन कॉस्ट है, मतलब अगर 10 बना रहे हो, अगर एक का प्राइस इतना है तो 10 से कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों, x मल्टीप्लाई बाय 10x तो 10x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 10x² प्लस 40x इज इक्वल्स टू 600। क्या करो बच्चों, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, इसको थोड़ा क्या करते हैं बच्चों, शॉर्ट बना देते हैं। क्या करो, डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10, क्या करता हूं, 10 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि यहां भी 10 है, यहां पे 40 है, यहां पे 600 है, सब 10 से डिवाइड हो जाएंगे। जब 10 से डिवाइड हो जाएंगे, इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, जब बच्चों मैं 10 यहां पे क्या कर रहा हूं, 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10 से डिवाइड करूंगा, यहां पे बचेगा क्या, x² बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, x² प्लस यहां पे बचेगा 4x, क्योंकि जीरो एक कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा बच्चों 60, 600 का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ये 60 को ये साइड लाओ बच्चों, फैक्टराइजेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, -60 इज इक्वल टू 0। 60 का फैक्टर निकालो -60 का, जो कि प्लस माइनस करके मुझे +4 आए, तो ऐसा कौन सा बच्चों, 10 6 जा 60, यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस है, तो बड़े वाले नंबर को प्लस दे दो, यहाँ पे माइनस है, माइनस कब आता है, जब एक साइन प्लस और एक माइनस होता है, मतलब डिफरेंट साइन। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, डिफरेंट साइन रहता है तभी तो बच्चों माइनस आता है ना मल्टीप्लाई करते समय। ये तो ऐड किया जाता है, मिडिल टर्म मतलब ऐड करते हैं, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय मिडिल टर्म आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट में ये जो प्लस साइन आता है ये कब आता है, जो दोनों में से बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर क्या है, 10 है। सॉल्व करेंगे बच्चों, x² + 10x -6x -60 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा और यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा बच्चों, यहाँ पे x कॉमन लिया, बचा क्या, x + 10, यहाँ पे -6 कॉमन लिया, बचा क्या बच्चों, x + 10 इज इक्वल टू 0। ये सेम आते हैं बच्चों, यहाँ का टर्म यहाँ भी सेम आता है, यहाँ से अगर 6 कॉमन लूंगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस,
और 10 हो जाएगा। अब क्या करो बच्चों, जो 2 बार है उसको एक बार लिखो x प्लस 10, और क्या बचता है x माइनस 6 बच जाता है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको दो 0, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू प्लस 6। अब बच्चों मैं क्या बात किया हूं यहाँ पे, x क्या है मेरा, नंबर ऑफ पॉट्स है। x क्या है बच्चों मेरा, नंबर ऑफ पॉट्स है। नंबर ऑफ पॉट्स मतलब कितने घड़े हैं। ये शुरुआती मतलब शुरुआत होता है 0 होगा, 0 होंगे मतलब एक भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 600 दिखा रहा है मतलब एक तो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। देयरफॉर x is not equal to minus 10 because number of pots cannot be negative. Number of pots cannot be negative. X is not equal to minus 10 because number of pots cannot be negative. Therefore x is equal to 6. x की वैल्यू क्या है बच्चों, 6। x क्या है बच्चों, x है क्या, नंबर ऑफ पॉट्स। तो मिस्टर कशम, तो नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कशम मैक्स। देखो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉट्स, नंबर ऑफ पॉट्स ही मैक्स डाल देते हैं। मिस्टर कशम क्या डालोगे बच्चों, ही मैक्स या ही मेड, ही मेड, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेड इन वन डे इज 6। नंबर ऑफ पॉट्स ही मेड इन वन डे इज 6। कितना बनाते थे, 6 बनाते थे। और क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स मुझे फाइंड आउट करना है। एक और चीज बाकी है बच्चों, क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स। इसको रफ करेंगे 5th वाले सम को। तो बच्चों और क्या बचा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट लिखेंगे। देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स इज इक्वल्स टू, क्या था बच्चों, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स क्या था, 10x प्लस 40 था। क्या था, 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या है 6 प्लस 40 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 60 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 100 रुपीज। मतलब एक पॉट्स बनाने में कितना पैसा जाता था बच्चों, 100 रुपए जाता था। उस हिसाब से 6 पॉट का कितना जाता है, 600 जाता है एक दिन का। अब बच्चों ये आपका क्या हो गया, 6 सम भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या शुरू करेंगे बच्चों, 7th सम। इसके आगे क्या है बच्चों, 7th सम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये वाला भी टर्म रफ कर देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट लेना होगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला टर्म मैं रफ करता हूँ, ये साइड का। तो बच्चों आप तब तक 7th सम रीड करो कि 7th सम में क्या बोला गया है। टोटल 10 सम है, 7th बचे 8 बचे 9, बाकी लास्ट वाला सम एक्टिविटी बेस है, तो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। टाइम जा रहा है बच्चों हर एक सम करते हुए, क्योंकि कंसेप्ट जरूरी है। मैं लिखा के रह करा दूंगा तो क्या फर्क रहेगा बच्चों आपकी क्लासेस में और मेरे में, कि
क्लासेस नहीं, मतलब जो डाइजेस्ट देते हैं, आपके पास डाइजेस्ट भी कई लोग बच्चे कैरी करते हैं, तो डाइजेस्ट में भी वही लिखा लिखाया रहता है, तो पता तो रहना चाहिए कैसे क्या कहाँ से आया। तो बच्चों 7 सम पढ़ेंगे हम। 7 सम में क्या बोला गया है बच्चों, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of water current. मतलब एक प्रतीक नाम का लड़का है, और क्या होता है बच्चों, वे मतलब पानी में, अब जैसे ऐसे नदी मान लो, तो ये क्या ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे आने को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। और ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या बोलते हैं बच्चों, अप स्ट्रीम। और क्या दिया गया है बच्चों, मैं बता देता हूं उसमें है क्या। प्रतीक मतलब कि यहां से लेके यहां तक आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर। कितना है बच्चों, 36 किलोमीटर। एक बार आना 36 किलोमीटर, एक बार जाना 36 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, 36 किलोमीटर। ये टोटल दोनों बार, एक बार आया 36 किलोमीटर, फिर दोबारा गया बच्चों 36 किलोमीटर। कितना घंटे लगे उसको, 8 आवर्स लगे। कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे। एक बार 36 किलोमीटर आया, फिर ऊपर भी गया, कितने घंटे लगे, 8 घंटे। मतलब आना जाना कितने घंटे में हुआ, 8 घंटे में। और क्या बोला गया है बच्चों, बोला गया है जो स्पीड ऑफ बोट है, जो बोट है यहाँ पे, ये बोट की स्पीड कितनी है, स्पीड है 12 किलोमीटर पर हार। मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर मेरा बोट ट्रेवल कर रहा है। मुझे फाइंड आउट करना क्या है बच्चों, फाइंड आउट करना क्या है मुझे बच्चों, वहां पे क्या दिया गया है फाइंड आउट करने के लिए, स्पीड ऑफ वाटर करंट। स्पीड ऑफ वाटर करंट का मतलब होता है ये जो पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, इसकी भी तो कुछ स्पीड होगी। अगर आप ऊपर रहोगे तो तुरंत नीचे पानी आपको खींचेगा, क्योंकि कुछ तो स्पीड होगा पानी का भी, पानी का भी तो कुछ तो स्पीड होगा। और बच्चों एक बात बताता हूं, अगर बोट का है 12 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको मैं एक्स लेता हूं, किसको, ये वाटर करंट के स्पीड को एक्स लेता हूं, तो अगर ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है मतलब बोट की स्पीड कितना है बच्चों, 12 है, 12 किलोमीटर पर आवर। और प्लस ऊपर से पानी नीचे जा रहा है, मतलब वो वाटर करंट बोला जाता है। ऊपर पानी जब नीचे की तरफ आता है, ये जो वाटर करंट मतलब होता है, इसकी जो स्पीड है वाटर की, वे कितना है बच्चों, मुझे फाइंड आउट करना है। ले लो उसको एक्स ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं बच्चों, एक्स ले लेता हूं। तो अगर ऊपर से नीचे जाऊंगा तो एक्स भी तो मेरे साथ रहेगा। एक्स मतलब क्या, पानी का भी तो स्पीड मेरे साथ रहेगा, तो मतलब मेरे पास कितने का स्पीड रहेगा, पानी का भी रहेगा ना। पानी का अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड का भी रहेगा ना। और वही बात अगर बच्चों मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, पानी ये साइड बह रहा है, ऊपर से नीचे पानी बहता है ना बच्चों, ऊपर नीचे से तो ऊपर जाता नहीं है। तो अगर पानी नीचे की तरफ बह रहा है और मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं, कभी देखा है बच्चों, हवा सामने से आ रहा है, और साइकिल जब आप चलाते हो, अगर हवा पीछे का रहता है और आप ये डायरेक्शन में जाते हो, तो आपका जो फोर्स लगता है वह तो लगता है, प्लस हवा आपको साथ देता है, पुश करता है, तो आप और जल्दी पहुंचते हो। और दूसरी तरीके से अगर हवा सामने से आ रहा है और आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, हवा अगर ये साइड से आ रहा है और आप ऐसे जा रहे हो, तो हवा आपको अपोज करता है। अपोज मतलब आपको रोकता है, तो आपको दुगनी मेहनत करना पड़ता है। मतलब आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, तो उसमें आपको -x करना पड़ेगा, मतलब हवा की स्पीड को निकाल कर फिर मेरा जो स्पीड बचेगा तब जाके वे होगा। तो बच्चों ये कंडीशन आप समझ गए कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। फिर इसको हम फ्रेम करते हैं। फ्रेम करने का मतलब इसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं और इसका सोल्यूशन निकालते हैं। वाटर करंट का मतलब होता है बच्चों स्पीड ऑफ वाटर। तो नदी जो होती है, ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, ऊपर से जब कोई पानी नीचे गिरता है तो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो अगर ऊपर से बोट नीचे आ रहा है तो स्पीड ऑफ बोट तो है ही है, लेकिन उसके पास और एक स्पीड है, किसका, पानी का। तो बच्चों देखते हैं क्या है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चों, 36 किलोमीटर। तो इधर मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है मुझे स्पीड ऑफ वाटर करंट। क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ वाटर
let speed of water current be x किलोमीटर पर हार, x किलोमीटर पर हार। स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना ले रहे हो बच्चों, x किलोमीटर पर हार। और क्या था, प्रतीक्ष ट्रेवल, और क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर हार। क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन वाटर, इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर हार, ये दिया गया है। और अगर स्पीड बच्चों क्या निकालना है, स्पीड अगर मुझे डाउन स्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, 12 उसकी है प्लस वाटर का भी ऐड हो जाएगा, 12 प्लस x हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ आऊंगा पानी का भी स्पीड रहेगा प्लस बोट का स्पीड, तो स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, STREAM, स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, बोट की स्पीड कितना है 12 है, इसमें क्या ऐड हो जाएगा बच्चों, वाटर करंट की स्पीड 12 प्लस x किलोमीटर पर हार, ये क्या है बच्चों, स्पीड डाउन स्ट्रीम। अब क्या लिखेंगे बच्चों, स्पीड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाऊंगा जो बोट है, और x मतलब उसके अपोजिट में जा, उसके मतलब अपोजिट कर रहा हूं, अगर यहां से आ रहा है तो मैं इसके उल्टा जा रहा हूं तो मतलब माइनस हो जाएगा। ये हो गया, ये दो चीज मिला, स्पीड डाउन स्ट्रीम 12 प्लस x किलोमीटर पर है, स्पीड अप स्ट्रीम 12 माइनस x किलोमीटर पर हार है। और क्या दिया गया है बच्चों, और दिया गया है डिस्टेंस। और स्पीड होता क्या है बच्चों, ये भी देख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे क्या दिया गया बच्चों, टाइम, टोटल टाइम कितना दिया गया है, 8 आवर्स। टोटल टाइम टेकन टू, टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डी 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्या है बच्चों, टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक बार ऊपर भी नीचे भी आए थे और ऊपर भी गए थे, इस 8 आवर मतलब 8 घंटे लगे, ऊपर एक बार नीचे जाते हुए और एक बार ऊपर। टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 8 आवर। स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो जाएगा बच्चों, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे टोटल टाइम कितना दिया गया है बच्चों, 8 आवर, तो एक बार नीचे तरफ जाते समय कितना घंटे लगेंगे और एक बार ऊपर आते समय कितने घंटे लगेंगे, ये तो पता नहीं है। एक बार नीचे जाते समय कितने हार्स लगेंगे, एक बार ऊपर जाते समय कितने हार्स लगेंगे, लेकिन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कितने घंटे आएंगे, 8 हार्स आएगा, कितने घंटे आएंगे, 8 घंटे आएंगे। तो बच्चों क्या लिखेंगे, टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम लिखेंगे। देयरफॉर टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम
इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम के बताओ बच्चों नीचे की तरफ। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ मैं बोला था एक बार आने का कितना है 36 किलोमीटर, एक बार जाने का भी कितना है 36 किलोमीटर। तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा बच्चों, स्पीड डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर। कितना है बच्चों 36 अपॉन स्पीड कितना है बच्चों, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितना है बच्चों 12 प्लस एक्स है। कितना है 12 प्लस एक्स है, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स है। और क्या है बच्चों, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, ऊपर की तरफ जाते समय कितना, डिस्टेंस कितना है बच्चों 36, और डिस्टेंस कितना है बच्चों 36, और ये क्या है स्पीड है, स्पीड कितना है ऊपर की तरफ जाते समय 12 माइनस एक्स। ये क्या है बच्चों मेरा स्पीड है, क्या है बच्चों मेरा स्पीड है। तो क्या करूंगा, अगर दोनों को ऐड करूंगा, नीचे की तरफ जाते समय और ऊपर की तरफ जाते समय कितने घंटे लगे 8 घंटे। नाउ टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, ये बच्चों स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, क्या क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम, मैंने क्या किया बच्चों कंडीशन को टाइम में लिखा हूं, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। एक बार नीचे की तरफ जाते समय और एक बार ऊपर की तरफ जाते समय कितने घंटे लगे 8 हार्स लगे। कितने लगे बच्चों 8 हार्स। देखो वो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम कितना है बच्चों 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, और क्या है बच्चों प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स अप स्ट्रीम का। कितने घंटे लगे 8 घंटे। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो मेरा एक्स की वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करके बच्चों क्या आएगी मेरी एक्स की वैल्यू। इसको भी रफ कर देते हैं बच्चों, कंटिन्यू रहे ना, अब सोल्यूशन कर रहा हो तो डायरेक्ट कंटिन्यू। जो बच्चों कंसेप्ट बता रहा हूं समझ रहे हैं कि नदी है, ऊपर से नीचे पानी का बहाव है, नीचे की तरफ जाते समय मेरे वाटर करंट मतलब स्पीड ऑफ वाटर भी ऐड है। वही साइकिल का एग्जांपल है, अगर आप साइकिल चला रहे हो, हवा अगर आपके साथ है, जिस साइड आप जा रहे हो हवा उसी साइड है, तो आपका फोर्स कम लगता है, मेहनत कम लगता है। लेकिन हवा अगर उल्टी दिशा में रहता है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। वही हाल है इसमें भी। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर ये 12 प्लस एक्स है, यहाँ पे 12 माइनस एक्स है, अलग अलग है, सेम करेंगे। सेम कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या करते हैं ऐसा करते हैं बच्चों 36 बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, 36 को क्या ले लेते हैं बच्चों कॉमन ले लेते हैं। देयरफॉर अगर 36 कॉमन ले लूंगा बचेगा क्या बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। अगर 36 कॉमन ले लिया क्या बच्चा बच्चों 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा 12 माइनस एक्स। पहले 36 एज इट इज ब्रैकेट मारो 12 माइनस एक्स, फिर प्लस ये भी आ जाएगा बच्चों 12 प्लस एक्स, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ 1 से 12 प्लस एक्स यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस एक्स, ब्रैकेट मार दो बच्चों पूरा इज इक्वल्स टू 8। ये 36 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। सोल्यूशन निकालते इसका 36 बच्चों एज इट इज, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, प्लस है ये माइनस एक्स, यहाँ पे बच्चों प्लस एक्स है, माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों 12 प्लस 12 24 अपॉन ये क्या है बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करूंगा कितना होता है बच्चों
144 माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। कितना है बच्चों? 8 है। देयरफॉर ये यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई। इसको ऐसे आप लिख सकते हो 36 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। देयरफॉर ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये साइड क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। 36 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये साइड आएगा मल्टीप्लाई, तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये 8 क्या होता है बच्चों? यहाँ इससे मल्टीप्लाई होता है। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइड क्या आ जाएगा बच्चों? डिवाइड। क्या आ जा रहा है? डिवाइड। समझे ना बच्चों? 44 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब कैंसिलेशन करते हैं। 8 1 जा 8 3 जा 8 3 जा 24। 36 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 10 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल में कर रहा हूँ बच्चों, बड़ा नंबर नहीं है, नहीं तो यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई करता बहुत लेंदी हो जाता, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अब क्या करो बच्चों? एक्स स्क्वायर को ये साइड लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है तो जो एक्स स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर को ये साइड लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर को ये साइड लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या रह गया यहाँ पे? 144 है। क्या है बच्चों? 144। 144 को ये साइड लिखूंगा माइनस 144 और ये प्लस, ये क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, क्या? 108 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस बच्चों, प्लस माइनस माइनस 144 माइनस 108 कितना होता है? 144 माइनस 108। साइन किसकी आएगी? माइनस की, क्योंकि 144 बड़ा नंबर है। 144 माइनस 108 करूंगा, कितना आता है बच्चों? अब यहाँ 14 में से 8 गया, कितना आया बच्चों? 6। 14 में से 8 गया, आया कितना? 6। अब यहाँ बचा 13 में से, सॉरी 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्या? 1 में से 1 गया 0, बचेगा कितना बच्चों? 36 इज इक्वल टू 0। हम फैक्टराइजेशन में करते हैं ना बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है, ये 36 इसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टराइजेशन में किया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब 6 प्लस एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन अपना हो गया, तो एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू प्लस 6। एक की क्या वैल्यू आई बच्चों? एक की वैल्यू आई -6, दूसरे की आई +6। लेकिन स्पीड 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 कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो यहां से बच्चों, यहाँ पे इसके आगे का सम ये रफ करता हूं, कंटिन्यू करेंगे उसको इतने में, तब आप एक बार कॉपी करना। क्या है बच्चों? x हमारा फाइनल स्टेप क्या रहेगा? यहीं पे लिखता हूं बच्चों, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -6। x किससे इक्वल नहीं हो जाएगा? -6। रीजन क्या दोगे आप? बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6। 6 क्या है बच्चों? x की वैल्यू क्या है? x क्या है मेरा? स्पीड ऑफ वाटर करंट, यही निकालना था। फाइनल आपका क्या रहेगा? देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर हार। स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर हार। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर। इसको कॉपी कर लो बच्चों। 7 सम, 8 सम कराता हूं, फिर इसके बाद रफ करूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
8 सम है, 9 सम, फिर 10 सम। एक मिनट बच्चों, टाइम देख लेते कितना हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? जब तक बच्चों रफ करते रहता हूँ ना, आप स्किप कर लिया करो। स्किप मतलब 10 सेकेंड आगे कर लिया करो। रफ करने में थोड़ा टाइम जाता है। इसके आगे वाला सम भी बच्चों ट्रिकी है, आप एक बार पढ़ो फिर बताता हूं मैं। अब बच्चों इसको भी रफ कर देता हूं, फाइनल आंसर। अब बच्चों 8 सम में क्या दिया गया है? पिंटू टेक्स 8 days मोर, Pintu takes 8 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? मतलब क्या? एक निशु नाम की लड़की है जो कि कोई काम कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो बच्चों, होमवर्क। एक होमवर्क है। अब नीशू जो है ना, वो बहुत जल्दी करती है। किससे? पिंटू से। अगर नीशू को 2 दिन लग रहा है वे होमवर्क करते हुए, तो पिंटू को कितना लगेगा? 8 days। मतलब नीशू को कितना दिन लगा? 2 दिन। 2 दिन प्लस 6 days, 6 दिन ज्यादा लगता है। किसको किसको लगता है बच्चों? पिंटू को। पिंटू को कितना दिन ज्यादा लगता है? 6 दिन ज्यादा लगता है। किससे? नीशू से। कोई काम है, उस काम को अगर नीशू कितने दिन में खत्म कर रही है? 3 दिन में खत्म कर रही है। तो पिंटू को कितने लगेंगे बच्चों? 9 दिन लगेंगे, क्योंकि उसे 6 दिन ज्यादा लगता है। किसको? पिंटू को। फिर क्या बोला गया? इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इन इट 4 days। अगर दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों कोई काम है अगर दोनों साथ में कर रहे हैं, तो 4 दिन के अंदर वे खत्म कर दे रहे हैं। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इन इफ दे वर्क अलोन? इन लोग को कितना समय लगेगा अगर वे अकेले काम करेंगे? कोई काम है, वे अपना होमवर्क ही है, जो कि अगर अकेले अकेले करेंगे, कितना दिन लगेगा इनका होमवर्क कंप्लीट होने में? तो नीशू का निकालेंगे, क्योंकि नीशू का नहीं दिया गया है। पिंटू को क्या दिया गया? 6 प्लस नीशू दिया गया, मतलब नीशू को कितना दिन लगेगा। तो लेट लेंगे क्या बच्चों? लेट निशु जो काम खत्म कर रही है कितने दिनों में? कौन सा सम है बच्चों? 8 सम। 8 सम। लेट निशु टेक्स x days to complete सर्टेन वर्क। मतलब कोई काम है जो कि किसको? निशु को x डेज लग रहा है। कितना दिन लग रहा है बच्चों? x दिन, मतलब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। देयरफॉर यही अगर निशु को अगर 3 दिन लग रहा है, तो बच्चों 1 दिन में तो कुछ तो काम की होगी। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? 1 दिन का काम निकालना है। कितने दिन का है? 1 दिन का है। तो अगर निशु एक काम कर रही है, जैसे कि अगर कोई चीज है कि अगर 10 रुपीज का 10 रुपीज है, मतलब 10 रुपीज में मैंने 5 चॉकलेट लिया। क्या लिया बच्चों? 10 रुपीज में मैंने 5 चॉकलेट लिया। तो एक चॉकलेट का कितना प्राइस होता है? तो जो पैसा रहता है उसको डिवाइड बाय 5 करूंगा, तो 5 1 जा, 5 2 जा, मतलब एक चॉकलेट। यहाँ पे क्या बचेगा? अगर 5 यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक चॉकलेट। तो एक चॉकलेट की वैल्यू कितना है बच्चों? 2 रुपीज।
एक चॉकलेट का कितना है वैल्यू 2 रुपीज। वैसे ही अगर 3 दिन में काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगी वो निकालना है, एक दिन में वो कितना काम खत्म करेंगी। तो निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट सर्टेन वर्क, देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय निशु इन 1 डे, एक दिन में उसको कितना काम खत्म, मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगी, कितना काम खत्म करेगी। टोटल वर्क डन बाय निशु इन 1 डेज, 1 डेज मतलब काम कितना है बच्चों, एक काम है, कितना दिन लग रहा है x, तो ये क्या है बच्चों एक दिन का काम है उसका, 1/x क्या है एक दिन का काम। उसी तरीके से पिंटू क्या है, देयरफॉर पिंटू टेक कितना करता है बच्चों, पिंटू टेक x+6 करता है ना, क्योंकि वो जितना निशु करते हैं उससे 6 दिन ज्यादा लगता है। कौन, पिंटू टेक्स x+6 डेज टू कंप्लीट सर्टेन वर्क अलोन का मतलब होता है अकेले, अलोन मतलब कोई काम है जो अकेले खत्म कर रहे हैं, यहां भी डाल दो बच्चों अलोन, मतलब अकेले उसको कितना दिन लग रहा है x डेज लग रहा है, यहाँ पे इसको अकेले कितना लग रहा है x+6 लग रहा है। सेम यही करेंगे बच्चों, देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डेज, कितने दिनों में 1 डेज इज इक्वल टू 1 कितना दिन लग रहा है बच्चों x+6, वही अपॉन में आ जाएगा, x+6 डे लग रहा है, ये एक दिन का काम है। टोटल वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डेज, एक दिन में कितना काम करता है 1/x+6 काम करता है। और क्या दिया गया है बच्चों कि वे दोनों वर्क एक साथ करते हैं, तो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, बच्चों 4 दिन में। अगर इनको एक दिन का काम कितना लग रहा है 1/x, इनको कितना लग रहा है 1/x+6, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, मतलब क्या बच्चों, टोटल वर्क डन बाय बोथ मतलब दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, इसका एक दिन का 1/x है, इसका क्या है 1/x+6 है, मतलब दोनों को क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा, 1/x प्लस 1/x+6 इतने दिन लग रहे हैं। टोटल वर्क डन बाय, ये काम है इतना काम कर रहे हैं, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं कितना काम खत्म कर रहे हैं 1/x प्लस 1/x+6 इतने काम खत्म हो रहे हैं। और क्या दिया गया बच्चों 4 दिन लग रहे हैं अगर टोटल काम करते समय, यहां पे भी लिखेंगे क्या 4 डेज लिखा गया, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इन इट 4 डेज। टोटल वर्क, ये क्या है, लेट निशु टेक टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 4 डेज, यहाँ पे 1 डे नहीं लगा बच्चों, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 4 डेज, दोनों साथ में काम करते कितने दिन लग रहा है 4 दिन लग रहा है। देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय बोथ, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल वर्क, ये कितना है टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 4 डेज, 4 दिन में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, काम तो एक ही है। टोटल वर्क डन और क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट एक नहीं बैठ रहा है, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 4 डेज है। फिर क्या दिया गया है, इफ हाउ मेनी डेज कंप्लीट द वर्क, इफ दे वर्क अलोन, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इन इट 4 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर इट फिनिश इन 4 डेज, कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 4 डेज में।
तो टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 4 डेज। चारों को कितना मतलब दोनों साथ में कर रहे हैं, कितना समय लग रहा है, 4 दिन। टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 4 डेज। तो बच्चों ये एक एक दिन का था, इसका भी एक दिन निकालेंगे। टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 4 डेज। इसका एक स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, तो अगर ना मिल रहा है तो आप उसको छोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या मिलता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये एक एक दिन का है, 1/x प्लस 1/x प्लस 6। तो ये जो 4 दिन में खत्म हो रहा है, इससे एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा बच्चों। ये मेरा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बोल रहा है। अगर मैं यहाँ का एक स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि वे स्टेटमेंट लिखने का बच्चों तरीका स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन देकर आया मेरा स्टेटमेंट इस हिसाब से बनेगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 6, एक एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/4। जो काम था जो 4 दिन में लग रहा था, वे एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे किए थे उस सम पिछले वाले सम में। तो x प्लस 6 प्लस x अपॉन x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1/4। देयरफॉर x प्लस x 2x प्लस 6, यहाँ पे क्या x इंटू x, एक्स स्क्वायर, x इंटू 6 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 1/4। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 2 जा 8x प्लस 4 6 जा 6 4 जा 24 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ बच्चों, 1 से। अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज यहीं पे है, क्या है बच्चों, प्लस 6x है। यही साइड ले रहा हूं बच्चों, लिखिए साइड रहा हूं। ये 8x को ये साइड लाऊंगा, क्या हो जाएगा, -8x। ये 24 को ये साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -24 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा बच्चों, -2x। और यहाँ पे क्या है, -24 इज इक्वल्स टू 0। -24 है, -24 का फैक्टर निकालो बच्चों, प्लस माइनस करके 2x आना चाहिए। -24 का फैक्टर निकालो, प्लस माइनस करके ये आना चाहिए बच्चों 2। तो 6 4 जा, यहाँ पे क्या है, माइनस है, बड़े वाले नंबर को माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो एक माइनस और दूसरा प्लस। देयरफॉर एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4x -24 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x कॉमन लूंगा, बचेगा क्या बच्चों, x -6 प्लस 4 कॉमन लिया, बचेगा क्या, x -6 इज इक्वल्स टू 0। जो दो बार लिखते हैं उसको एक बार लिखते हैं बच्चों। क्या है बच्चों, 2 बार x -6 और क्या बचा है बच्चों, x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 बचा इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x -6 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 आई। और x है क्या मेरा, x अगर देखता हूं तो x है क्या बच्चों, मेरा x है मेरा कि निशु टेक्स x डेज। तो नंबर ऑफ दिन कितने होते हैं, नेगेटिव में नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर x is not equals to -4 because number of days never be negative या कैन नॉट बी नेगेटिव, NEVER या नेवर बी नेगेटिव, मतलब कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। तो नंबर ऑफ डेज, बिकॉज नंबर ऑफ डेज नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। देयरफॉर क्या निकालना था मुझे, निशु का निकालना था और पिंटू का निकालना था। देयरफॉर निशु टेक्स 6 days
टू कंप्लीट सर्टेन वर्क अलोन, अकेले अगर काम करेंगे तो इनको 6 दिन लगेगा। देयरफॉर पिंटू क्या था बच्चों, इससे कितना दिन बड़ा था, मतलब 6 दिन ज्यादा। 6 + 6 12 डेज, डायरेक्ट लिखो 6 + 6 12 डेज टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। ये क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाना रहता है बच्चों, कहीं अलग से नहीं। टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क अलोन, अकेले अगर काम करेगा निशु तो 6 दिन लगेगा, और पिंटू काम करेंगे तो 12 दिन लगेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ का एक स्टेटमेंट नहीं याद आ रहा है बच्चों, ये स्टेटमेंट मतलब फ्रेम नहीं हो रहा है, मेन बात है। इसलिए मैंने क्या डाल दिया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जिस हिसाब से कंडीशन है उस हिसाब से उसको प्रस्तुत किया हूं, और मेरा आंसर आ गया है कि एक को कितना लगा बच्चों, एक को लगा 6 दिन और दूसरे को लगा 12 दिन। अब बचेगा बच्चों 9th वाला सम, एक और सम रिमेनिंग है, इसको रफ करता हूं। अब 9th वाला सम रीड करो तब तक। जब तक मैं रफ करता हूं ना बच्चों, तब तक आप स्किप कर लिया करो, 10 सेकंड आगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम इज मोस्ट प्रीशियस और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समय अभी चला गया वो दोबारा आ नहीं रहा है, समझ सकते हो। अगर 5 मिनट मैंने वेस्ट कर दिया तो अपनी जिंदगी के 5 मिनट मैंने बर्बाद कर दिए, जो कि इंजॉय करने थे। नेक्स्ट वाला सम बच्चों इजी है, कुछ है नहीं। आप पहले पढ़े थे कि डिविडेंडो इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंडो इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है आपका डिविडेंडो, तो वही है। अब देखो बच्चों एक चीज बताता हूं, जैसे 5 डिवाइड बाय 25 कर रहा हूं, तो 5 5 जा 25 माइनस 0 0। अब देखो बच्चों ये जो डिवाइड करता हो इसको बोलते हैं डिवाइजर, क्या बोलते हैं बच्चों, डिवाइजर, DIVISOR। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंडो, डिविडेंड, इसको बोलते हैं बच्चों डिविडेंड। ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं बच्चों क्वेश्चन, QUOTIENT। ये जो यहाँ पे बचता है ना इसको बोलते हैं बच्चों रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और एक याद रखना, कई कई बच्चों को कंफ्यूज होता है शायद डिवाइजर और डिविडेंड में, डिवाइजर और डिविडेंड में, तो ये अंदर है डिविडेंड, एंड का मतलब होता है अंदर, अंदर अंदर, डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है बच्चों अंदर, अंदर क्या है 25 है, तो 25 कैसे आएगा, और इसका एक फॉर्मूला है। अगर मुझे डिविडेंड निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, डिविडेंड, फॉर्मूला क्या है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन करूंगा, क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन करता हूं तो मेरा आ जाता है, क्वेश्चन करता हूं प्लस रिमाइंडर करता हूं, जो यहाँ पे रिमाइंडर जो बचता है ये क्या करता हूं बच्चों, प्लस करता हूं, ये मेरा फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला लगेगा आपके इस वाले सम में, 9th वाले। तो बच्चों 9th वाला सम रीडिंग करते, इफ 460 is divided by a natural number, natural number मतलब starting from 1, question is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the question and divisor। क्वेश्चन किसी वैल्यू में दिया गया 6 more than, मुझे मतलब किसको लेना पड़ेगा, डिवाइजर को x लेना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइजर नहीं दिया गया, डिवाइजर क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर में दिया गया है। तो बच्चों क्या है ये 460 एक डिवाइड हुआ है किससे, एक नंबर से, नेचुरल नंबर से, उस नंबर को मैं लेता हूं एक्स, ये एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइजर हो जाएगा। क्या लिखूंगा मैं 9th वाले सम में, 9 लेट
लेट x इज अ, या फिर लेट में लिखने वाला था लेट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 460 लिखो, या फिर लिखो लेट द डिवाइजर बी x। मतलब डिवाइजर क्या लिया बच्चों, x। और डिविडेंड इसमें क्या है बच्चों, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कितना है, जो अंदर वाला टर्म कितना है 460। और क्या है बच्चों, क्वेश्चन QUOTIENT, क्वेश्चन कितना दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन कितना दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है 6 मोर देन का मतलब होता है प्लस, इससे 6, और क्या दिया है 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द डिवाइजर, 5 टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिवाइजर क्या है x है, ये आपका क्या है बच्चों क्वेश्चन है। और रिमाइंडर कितना दिया गया है मुझे, रिमाइंडर 1 दिया गया है, यही दिया गया है बच्चों। लेट द डिवाइजर बी x, डिवाइजर मैंने लिया x, डिविडेंड 460 लिया, क्वेश्चन क्या है 5x प्लस 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना दिया है 1, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन देकर आया था मुझे, या फिर इधर मुझे कंडीशन नहीं दिया गया, मुझे सबकी वैल्यू दिया गया है, बाय फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला एक है, फॉर्मूला लिखो बच्चों, फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आपका क्या है बच्चों फॉर्मूला, क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है x है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 5x प्लस 6 है, 5x प्लस 6 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है, डिविडेंड कितना है 460 है, डिविडेंड कितना है 460 है, देयरफॉर 460 एज इट इज, x मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, x मल्टीप्लाई 5x तो 5x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 6 तो प्लस 6x, और ये प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब क्या देखो 5x स्क्वायर बच्चों एज इट इज वहीं पे लिखा, प्लस 6x एज इट इज वहीं पे लिखा, प्लस 1 एज इट इज वहीं पे लिखा, 460 को ये साइड लाऊंगा क्या हो जाएगा -460 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 460 माइनस 1 459 इज इक्वल्स टू 0। इसका भी फैक्टर निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फैक्टर नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों 5 है, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म वाला यहाँ पे कंसेप्ट लेंगे। अब 459 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, किसको करूंगा बच्चों 459 को, 459 को मल्टीप्लाई बाय अगर 5 कर रहा हूं कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 5 4 जा 20 प्लस 2 बच्चों 22 मतलब 2295 आ रहा है मल्टीप्लाई करते समय। तो मुझे इसका फैक्टर चाहिए, किसका 2295 का फैक्टर निकालो। ये क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो इसका दो फैक्टर बताओ बच्चों, जो प्लस माइनस करके क्या है बच्चों 6x है। तो उसका नंबर मुझे पहले से ही पता है कि प्लस माइनस करके 6x कितना आएगा, ये है बच्चों। अगर ये नहीं आता तो ऐसे किया करो 2295, ये 5 का टेबल है, 5 से डिवाइड करो, करते करते जो आता है उसी को मल्टीप्लाई किया करो, तो जाके फैक्टराइजेशन निकलता है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 45 लिखो या 51 मल्टीप्लाई बाय 45। अगर 45 मल्टीप्लाई बाय 51 करता हूँ कितना आता है देख लेते बच्चों, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ऐड कर दो यहाँ पे 5 4 5 9 2
2295 हो रहा है ना बच्चों। 51 मल्टीप्लाई 45 कर रहा हूँ, 2295 आ रहा है, और 51 माइनस 45 करूंगा तो यहाँ पे 6 आ रहा है बच्चों। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है, बड़े वाले नंबर को प्लस दे दो, छोटे वाले नंबर को माइनस दे दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। माइनस कब आता है, जब एक नंबर पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। जब एक नंबर पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है तभी जाके माइनस आता है मल्टीप्लाई में। पेपर में बच्चों आपको इतना टाइम पास नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको ये याद रहेगा 51 मल्टीप्लाई 45, क्योंकि आप इतने बार सॉल्व करोगे। तो बच्चों क्या करेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे क्या कॉमन लूँ, और देख रहे हो बच्चों कॉमन क्या बात है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 45 है। इसको ऐसा करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, और इजी पड़ेगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे पहले माइनस 45x लिखता हूँ, फिर प्लस 51x लिखता हूँ। माइनस 45x लिख रहा हूँ, फिर प्लस 51x लिख रहा हूँ। अब कॉमन लेते हैं, कोई फर्क नहीं है बच्चों अगर पहले इसको लिखो फिर बाद में, क्योंकि प्लस माइनस करके मुझे 6x मिल ही रहा है। अब देखो बच्चों 5x माइनस 45x में से अगर यहाँ पे 5x कॉमन लूंगा, 5x कॉमन लूंगा, बचेगा क्या है, यहाँ पे x बचेगा माइनस 9 बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस 9 प्लस यहाँ पे 51 कॉमन लूंगा, बचेगा क्या बच्चों, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 x माइनस 9, अगर 51 मल्टीप्लाई बाय 9 करो कितना होता है बच्चों, 51 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो क्या, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, मतलब 459 टेबल में आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 459 मतलब क्या, टेबल में आ रहा है। इसलिए मैंने क्या लिया, 5x कॉमन लिया, पहले 45 को लिखा क्योंकि यहाँ पे पहले 5 था, क्योंकि कॉमन ले सकते थे, 51 में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। वैसे भी करोगे तो भी आंसर आता, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ऐसे करेंगे डायरेक्ट आ गया, तो एक बार x माइनस 9 एक बार लिखेंगे, x माइनस 9 को एक बार लिखेंगे, बचा क्या बच्चों, 5x प्लस 51, 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और 5x इज इक्वल टू माइनस 51, x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों किसी x की। लेकिन मुझे क्या बोला था, x क्या है, डिवाइजर क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव आता ही नहीं है। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5 बिकॉज डिवाइजर इज अ नेचुरल नंबर। जो मेरा डिवाइजर क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है, URAL नेचुरल नंबर, बिकॉज द डिवाइजर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों, बिकॉज डिवाइजर इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि मैंने x क्या लिया है बच्चों, डिवाइजर लिया है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, मतलब x की वैल्यू 9। देयरफॉर डिवाइजर इज इक्वल टू 9 एंड क्वेश्चन भी निकालना था। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है मेरा क्या, 5x प्लस 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5, x की वैल्यू 9 है प्लस 6 है, 5 9 जा बच्चों, 5 9 जा 45, 45 प्लस 6, 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 51, 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 51। ये आप इसके नीचे लिख देना 51, यहाँ पे ना लिखिए क्योंकि एक लाइन में दो बार इक्वल टू नहीं आते। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर, डिवाइजर इज इक्वल टू 9 और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6, 5 9 जा 45 प्लस 6 51। ये आपका क्या है बच्चों, 9th वाला सम। 10th वाला सम क्या है बच्चों, 10th वाला आपका है एक्टिविटी। मैं बता देता हूँ बच्चों, ये आपको होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि इतने सम कराए, अगर मेरे बच्चे होंगे ना माहिर होंगे ये सब। अगर 9th सम अगर अच्छे से किए होंगे, 10th वाला सम बच्चों एक्टिविटी है, आप अपने आप से कर लोगे, बस बॉक्स फिल करना है। बस इसके कुछ वैल्यू बता देता हूँ दिया क्या गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम।
AB is parallel to CD and its area is 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the length of all sides of the quadrilateral ABCD of filling the empty boxes to get the solution. मुझे वैल्यू दिया गया है बच्चों और उसमें आइडेंटिकल मार्क्स दिया जाता है। आइडेंटिकल मार्क्स का मतलब होता है ये जो AD इज इक्वल्स टू BC है, मतलब AD की वैल्यू किससे इक्वल है, एक्स AD इज इक्वल्स टू BC इक्वल है। जो आपस में जो पैरेलल साइड होते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे ना बच्चों, क्वाड्रिलेटरल ABCD या ट्रेपेजियम दिया गया है, AB इज पैरेलल टू CD, एरिया निकाला गया है। किसका एरिया निकाला गया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकाला गया है। एरिया क्या होता है क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ दोनों का लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, जो दोनों आपस में पैरेलल है उसको प्लस करो, फिर प्लस करो किससे, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इसमें क्या है, जो ब्लैंक है, AM क्या है, हाइट है। AM की वैल्यू क्या है बच्चों, x-4 है, शिफ्ट करोगे। और AB प्लस CD की वैल्यू क्या है बच्चों, AB प्लस CD की वैल्यू क्या है, x प्लस 2x प्लस 1, जो कि फिल पहले से ही किया गया है। आपको AM पुटअप करना है, AM की वैल्यू x-4 है, उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना है बच्चों। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकाला गया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं बच्चों 10th वाला एक्टिविटी सम आप खुद से सॉल्व करो, इसमें कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है, बस वैल्यू पुटअप करना है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी लोग को अच्छे से, जो कि मैंने जितने भी सम कराए 5 से 6 सम, टोटल 5 सम, छठा वाला सम मैंने आपको होमवर्क दिया, जितने भी कराए विद कंसेप्ट, क्या क्या कंसेप्ट लगे हैं तो आपको अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों ओके, थैंक यू।